सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपने केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस जो कि अभी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं। तो उन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो डिप्लोमा और बैचलर्स के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनमें केमिस्ट्री के किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन्हीं तरह के कुछ क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। बच्चों, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम स्तुति है, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ और यूएसए में रहती हूँ, यूएसए में सेटल्ड हूँ। ये सारे कंटेंट हम आपके लिए यूएसए से रिकॉर्ड करते हैं और अगर आपको ये हमारा कंटेंट अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। ना देखिए, सबसे पहले आपसे पूछ रहे हैं व्हाट आर द की फैक्टर्स ऑफ सॉलिड स्टेट रिएक्शन। जो एक तरह का सॉलिड स्टेट रिएक्शन होता है उसके की फैक्टर यानी सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स कौन से होते हैं। डिफरेंट ऑप्शन दिए बच्चों आपको। आंसर है इसका ऑप्शन ए, एनवायरमेंटल फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी भी सॉलिड स्टेट रिएक्शन के। तो देखिए, सॉलिड स्टेट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जहाँ कोई भी सॉल्वेंट इन्वॉल्व नहीं होता है। सॉल्वेंट जैसे कि आपको पता होगा, जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब आपस में मिलते हैं तो एक तरह का सॉल्यूशन बनता है। बट ये किस तरह का रिएक्शन है? सॉलिड स्टेट रिएक्शन जहां कोई भी सॉल्वेंट अवेलेबल नहीं है। देखिए, एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट में ये इस तरह के रिएक्शंस होते हैं जिसमें जो दो अलग तरह के सॉलिड्स होते हैं उनको आपस में मिक्स किया जाता है, या तो उनको आपस में मेल्ट करके या आपस में उनको एक दूसरे के साथ ग्राइंड करके, यानी इस तरह के पेसल मोटर में ग्राइंड करके यानी थोड़ा सा पीस के मिक्स किया जाता है आपस में, और या तो हीट की मदद से इस तरह के जो सॉलिड्स होते हैं उनको आपस में मिक्स किया जाता है। तो इन तरह के सॉलिड स्टेट रिएक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे जो रिएक्शन हो रहा है उसके आसपास का टेम्परेचर कितना है, जो रिएक्शन और उसके आसपास में कितना प्रेशर मेंटेन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। तो ये सारे फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इन तरह के सॉलिड स्टेट रिएक्शंस के लिए। बच्चों, क्वेश्चन में पूछना, देखिए जोन मेल्टिंग अप्रोच इसमें से फॉलोइंग किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए बच्चों। आंसर पे हम सीधे अपने पहुंचते हैं और फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको। आंसर है इसका ऑप्शन बी, इम्प्योरिटीज कंसंट्रेट इन लिक्विड फेज रदर देन इन सॉलिड फेज। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, जोन मेल्टिंग अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है जिसके तहत जो भी क्रिस्टल्स होते हैं, हमारे क्रिस्टल्स में से जो इम्प्योरिटीज अगर प्रेजेंट है क्रिस्टल में, तो इम्प्योरिटीज को सेपरेट आउट किया जाता है उन क्रिस्टल्स की। और देखिए, क्रिस्टल्स या मेटल में अगर किसी तरह की इंप्योरिटीज प्रेजेंट है तो इसमें माना जाता है कि ये जब क्रिस्टल या ये जब मेटल अपने थोड़े से मोल्टन या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो जितनी भी इंप्योरिटीज होती हैं वो कंसंट्रेट होती हैं और उसको रिमूव किया जा सकता है उस पर्टिकुलर मेटल से या उस पर्टिकुलर क्रिस्टल से। इस टेक्निक में आप देख रहे हैं जोन रिफाइनिंग हो रही है जर्मेनियम मेटल की। इस जर्मेनियम मेटल को देखिए इस तरह की टनल से पास किया जा रहा है। इम्प्योर जर्मेनियम रॉड है ये। तो इम्प्योर जर्मेनियम रॉड को जब यहाँ से देखिए एक तरह का सर्कुलर हीटर से हीट जब पास की गई इस इम्प्योर जर्मेनियम रॉड पे, तो यहाँ जितने भी इम्प्योरिटीज थी वो यहाँ पर हीट की वजह से यहाँ पर कंसंट्रेट हो गई इस मोल्टन जोन में। मोल्टन यानी इस पिघले हुए जोन में। ये किस वजह से मोल्टन हुआ है? क्योंकि यहाँ पर हीटर प्रेजेंट है और यहाँ से आराम से इस इम्प्योरिटीज को एक्सट्रैक्ट आउट सेपरेट कर लिया गया और यहाँ पर मिल गया हमें, देखिए, रिक्रिस्टलाइज प्योर जर्मेनियम मेटल। तो इसी टेक्निक के तहत बहुत सारे मेटल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं टंगस्टन, जर्मेनियम, इन तरह के मेटल्स का प्यूरिफिकेशन किया जाता है और क्रिस्टल फॉर्मेशन किया जाता है इन सारी तरह के मेटल्स का। नेक्स्ट पूछना है, देखिए विच सॉलिड स्ट्रक्चर हैज अ डेफिनेट एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से किस तरह का के सॉलिड स्ट्रक्चर का एक डेफिनेट और शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। डिफरेंट ऑप्शन है बच्चों। आंसर है इसका ऑप्शन ए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एक डेफिनेट और शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जहां ये एटम्स प्रॉपर्ली अरेंज्ड होते हैं, एक तरह का पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, एटम्स आप एक दूसरे में आपस में कनेक्ट हैं। वहीं अगर हम एमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो देखिए कोई भी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होते, ये आपस में कनेक्ट भी नहीं होते। इसी वजह से किसी तरह का शार्प मेल्टिंग पॉइंट और डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट अमॉर्फस के केस में नहीं होता है। यही आपको यहाँ बताया, देखिए वैरायटी ऑफ टेम्परेचर पे ये मेल्ट होते हैं रेदर देन अ सिंगल टेम्परेचर। वहीं अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें तो अगर मान लीजिए किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट 270 डिग्री सेल्सियस है, तो अब ये 270 डिग्री सेल्सियस पे पूरा ही ये स्ट्रक्चर जो है कोलैप्स हो जाएगा यानी मेल्ट हो जाएगा। बट एमॉर्फस के केस में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो बच्चों, आंसर था इसका ऑप्शन ए, क्रिस्टलाइन सॉलिड।
नेक्स्ट पूछा देखिए, डैश पूछा है आपसे, फिल इन द ब्लैंक्स है, इज द क्रिस्टलाइन बेसिक रिपीटेटिव स्ट्रक्चरल यूनिट। इसमें आंसर पहले बच्चों हम देख लेते हैं, फिर अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन ए, यूनिट सेल है एक तरह के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की बेसिक रिपीटेटिव स्ट्रक्चरल यूनिट। इसका मतलब क्या है कि ये जो देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर कोई भी बना है तो उसमें ये आपस में ये जो छोटी छोटी सेल्स हैं ये आपस में कनेक्ट हुई हैं एक दूसरे से और एक तरह का पैक्ड स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है। तो ये बेसिक अगर हम यूनिट की बात करें इस तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में तो ये बेसिक यूनिट है यूनिट सेल। अगर हम बात करें देखिए यहाँ मोनोमर दिया गया है, तो मोनोमर किसकी बेसिक यूनिट है, एक पॉलीमर की बेसिक यूनिट है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मॉलिक्यूल्स दिया है, तो मॉलिक्यूल किससे मिलके बने होते हैं, एटम से मिलके बने होते हैं। एटम्स आपस में कनेक्ट होते हैं और फिर ये बनाते हैं मॉलिक्यूल्स को। और इसी तरह की ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट बेसिक यूनिट्स यहाँ पर बताई गई है, मोनोमर, मॉलिक्यूल और यूनिट सेल किसकी बेसिक यूनिट है, तो एक तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड की बेसिक यूनिट होती है यूनिट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सल्फर एग्जिस्ट करते हैं अपनी दो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स में, तो ये दो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स आपको बतानी है। डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं बच्चों, आंसर इसका ऑप्शन ए। तो सल्फर एग्जिस्ट करता है रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक फॉर्म्स में। ये जो रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक फॉर्म्स हैं ये दोनों ही देखिए क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं सल्फर की। यहाँ पर आप रोम्बिक का स्ट्रक्चर देख रहे हैं और ये देखिए मोनोक्लिनिक का एक तरह का रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये देखिए ये इस तरह के जो पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंस होते हैं, ये पॉलीमॉर्फस सब्सटेंस होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि अपनी दो तरह के क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में कन्वर्ट होने के लिए जाने जाते हैं। अगर कुछ कंडीशंस जो है, कुछ फैक्टर्स जो है उनको थोड़ा सा चेंज किया जाए इनके आसपास के, तो ये अपनी फॉर्म्स को बदल सकते हैं। रोम्बिक मोनोक्लिनिक बन सकता है एंड यहाँ पर देखिए ये रिवर्सिबल है, मतलब मोनोक्लिनिक रोम्बिक भी बन सकता है। तो इस तरह की फॉर्म्स को कहा जाता है पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स या पॉलीमॉर्फस स्ट्रक्चर्स। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन के इनिशियल मटेरियल कौन से होते हैं। क्रिस्टलाइजेशन मतलब जब भी किसी इंडस्ट्रियल लेवल पे या लेबोरेटरी में क्रिस्टल फॉर्मेशन की जाती है तो सबसे पहले मटेरियल कौन से होते हैं, उसमें डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए बच्चों। आंसर है इसका ऑप्शन डी, एक्वा सॉल्यूशन, मेल्ट, ग्लास या जेल। तो ये सबसे इनिशियल मटेरियल्स होते हैं जिनके थ्रू फाइनली जो क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है उनको किया जाता है, वो प्रोसेस कैरी आउट की जाती है। एक्वा सॉल्यूशन या तो किस किस की फॉर्म में हो, या तो वो मेल्ट की फॉर्म में हो यानी मोल्टन स्टेट में हो, या ग्लास की फॉर्म में है। ग्लास की फॉर्म में भी मतलब सुपर कूल्ड लिक्विड जैसे इनकी कंसिस्टेंसी हो, या जेल की फॉर्म में हो। तो टिपिकली ये क्या होते हैं देखिए, इस तरह के एक्वा सॉल्यूशन होमोजीनियस एंड सिंगल फेज के होते हैं। और ये जो है इस तरह के जो एक्वा सॉल्यूशन होते हैं ये क्रिस्टल फॉर्मेशन को ज़्यादा ईजियर बना देते हैं और जो क्रिस्टल बनता है फाइनली उसका मेल्टिंग पॉइंट भी लोअर मेल्टिंग पॉइंट का क्रिस्टल होता है। तो देखिए पूरी प्रोसेस आपसे डिस्कस करते हैं किस तरह से क्रिस्टलाइजेशन होती है। यहाँ पर आप सबसे पहले देख रहे हैं इम्प्योर सॉलिड है, यहाँ सॉल्वेंट है। तो उसके बाद इस स्टेप 1 में क्या किया गया, इम्प्योर सॉलिड और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स किया गया, डिसॉल्व किया गया। फिर क्या किया देखिए नेक्स्ट फेज में क्या किया गया, ये सॉल्यूशन जो था इसको तब तक हीट किया गया जब तक ये पूरा ही सॉल्वेंट इवेपोरेट ना हो जाए। नेक्स्ट स्टेट में क्या किया गया देखिए, ये द सॉल्यूशन इज अलाउड टू कूल टू ऑब्टेन क्रिस्टल। ये जो सॉल्यूशन हमें यहाँ पर इस स्टेज पे मिला जो कि हॉट था, अब इसको कूल किया जा रहा है और कूलिंग होने के बाद ही देखिए क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है। फाइनली क्या किया गया, ये जो क्रिस्टल मिल रहे थे इसको इस तरह के फिल्टर पेपर में रख के प्रेस किया गया और फाइनली क्रिस्टल फॉर्मेशन इस तरह से हो जाती है। ये प्रोसेस जो है ये आपने अपनी केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट में भी किए होंगे, या जब आप आ जाएंगे फाइनली डिप्लोमा में या डिग्री में तो ये क्रिस्टल फॉर्मेशन आपसे वहाँ भी लेबोरेटरीज में करवाई जाती है, बहुत सारी जगहों पे करवाई जाते हैं ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट। तो द कोल्ड सॉल्यूशन इज पोर्ड टू ऑब्टेन द क्रिस्टल, मतलब ये जो सॉल्यूशन ऊपर बचा है क्रिस्टल बनने के बाद का सॉल्यूशन, इसको फेंक दिया जाता है और ये क्रिस्टल्स जो नीचे बनते हैं इसको क्या किया जाता है, फिल्टर पेपर में प्रेस किया जाता है और फाइनली हमें क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। तो ये पूरी ही प्रोसेस होती है किसकी, क्रिस्टलाइजेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए, डैश ओबेस राउट्स लॉ इन ऑल स्टेजेस ऑफ कंसंट्रेशन। इनमें से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो कि फॉलो करता है राउट्स लॉ को। तो डिफरेंट ऑप्शंस है बच्चों, आंसर है इसका ऑप्शन डी, आइडल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो कि राउट्स लॉ की पूरी इक्वेशन को फॉलो करते हैं अपने हर कंसंट्रेशन पे। अगर हम बात करें आइडल सॉल्यूशन के बच्चों, तो ये एक ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जहां पर मॉलिक्यूल्स ऑफ सेपरेट स्पीशीज आर आइडेंटिफेबल, मतलब अगर किसी भी तरह के मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है, किसी भी तरह की डिफरेंट स्पीशीज के,
तो उनको आप देख के आसानी से पता लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्लस्टर नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ऐसी बहुत ज़्यादा मेसी सॉल्यूशन नहीं होता है। आइडियल सॉल्यूशन एक तरह का प्योर सॉल्यूशन आप कह सकते हैं होता है। अब हम बात करें अगर राउल्ट्स लॉ की, तो राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला होता है, देखिए क्या फॉर्मूला होता है इसका, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो ये पूरा ही फॉर्मूला भी काफ़ी बार आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है राउल्ट्स लॉ का। ये फॉर्मूला बच्चों आप याद रख लें, यहाँ पर यही आपको एक्सप्लेन किया गया है। राउल्ट्स लॉ स्टेट दैट किस तरह का होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये पूरा ही इक्वेशन है बच्चों, जिसके थ्रू हमने आपको समझाया कि आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करते हैं या ओबे करते हैं राउल्ट्स लॉ को। देखिए व्हाट इज द ग्लास कंसिडर्ड एज, ग्लास को इसमें से किस नाम से और जाना जाता है, सुपर कूल्ड सॉलिड, अमॉर्फस लिक्विड, सुपर कूल्ड गैस या सुपर कूल्ड लिक्विड। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन डी, सुपर कूल्ड लिक्विड, जो कि अभी हमने आपसे डिस्कस किया था इस वीडियो में स्टार्टिंग में भी। सुपर कूल, देखिए ग्लास क्या होता है, एक तरह का, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक तरह का अमॉर्फस सॉलिड होता है, बट ये एक लिक्विड की तरह बिहेव करता है, इसीलिए इसको सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से जाना जाता है। जब ग्लास मेकिंग, जहाँ पर भी ग्लास वगैरह बनाए जाते हैं या ग्लास से जो डेकोरेशन के सामान बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर हीट का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है और उसके बाद एक तरह की इसको प्रॉपर शेप में आने के लिए कूलिंग प्रॉपर दी जाती है, इसको छोड़ा जाता है काफ़ी टाइम के लिए, जिससे कि पूरा ही ग्लास जो है अपने प्रॉपर शेप में ये सेट हो पाए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ बता रहे हैं कि आपने जो ओल्ड बिल्डिंग होती हैं उनके जो ये इस तरह के ग्लास की विंडोज़ होती हैं उन पे देखा होगा कि ये जो ग्लास की विंडोज़ होती हैं, अगर नहीं देखा होगा तो अब जाके कभी भी देख लीजिएगा, आप ऑब्जर्व करिएगा कि ये जो इसका बॉटम पार्ट जो होता है, ये जो नीचे का पार्ट होता है, ये थोड़ा सा थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है अगर आप टॉप के पार्ट से इसको कंपेयर करें। क्यों? इसी वजह से, क्योंकि यहाँ के जो क्रिस्टल्स हैं इसके एज अ लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं। ग्लास के क्रिस्टल्स ये धीरे धीरे मूव होने लगते हैं नीचे समय के साथ साथ, इस वजह से इसका थिक बॉटम हो जाता है और दैट इज वाई इसको नाम दे दिया गया है, एज अ सुपर कूल्ड लिक्विड का नाम दिया गया है ग्लास को। नेक्स्ट पूछा, देखिए जब कैम्फर को N2 गैस में मिलाया जाएगा तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है, किस तरह के सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होगा। बच्चों डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं, आंसर है इसका ऑप्शन डी, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन का ये एग्जाम्पल होगा। यहाँ पर देखिए आपको अलग अलग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिला के जो सॉल्यूशन बनता है उसके बारे में बताया गया और फिर उसका आपको एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। पहले हम देख लेते हैं कैम्फर और N2 के बारे में। तो देखिए ये सॉलिड इन गैसियस सॉल्यूशन के एग्जाम्पल के तहत ही आता है। कैम्फर हो गया सॉलिड और N2 गैस में जब ये मिक्स हुआ तो एक तरह का सॉलिड गैसियस सॉल्यूशन इसने बनाया। अब अगर दूसरे बाकी अगर गैसियस सॉल्यूशन मतलब गैस और गैस दोनों ही आपस में मिलकर एक तरह का सॉल्यूशन बना रही हैं, उसके एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। जैसे ऑक्सीजन मिल गई है N2 गैस में, आयोडीन वेपर मिल गए हैं एयर में, ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है एयर में, और इसी तरह के काफ़ी सारे एग्जाम्पल होते हैं गैसियस सॉल्यूशन के। यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट लिक्विड है तो ये एक तरह का सॉल्यूशन किस तरह का होगा, फोम तरह का सॉल्यूशन ये बनेगा। व्हिप्ड क्रीम जो होती है देखिए उसमें इस तरह का एग्जांपल आप देख सकते हैं गैस एंड लिक्विड का। अगर सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो इमल्शन फॉर्म होगा, और मेयोनेज़ के केस में आप इस तरह का एग्जांपल देख सकते हैं। अगर सॉल्यूट हमारा लिक्विड है और सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है तो जो सॉल्यूशन होगा वो एक तरह का जेल फॉर्म में बनेगा, और जेलेटिन से आप इसको रिलेट कर सकते हैं बच्चों। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही सॉलिड हैं तो एक तरह का सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, जो अभी हमने देखा था ग्लासेस के केस में इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। एग्जांपल ले सकते हैं आप ग्लास का। और अगर सॉल्यूट हमारा सॉलिड है और सॉल्वेंट हमारा गैस है तो एक तरह का सॉलिड एरोसोल बनेगा। स्मोक के केस में आप ये देख सकते हैं, और जो हमारा ये क्वेश्चन है इसमें भी आप देख सकते हैं सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन का ही एग्जाम्पल है। तो बच्चों आई होप आपको पूरा ही अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन देखेंगे, पूछ रहे हैं आपसे कि क्या होगा अगर सॉल्यूट क्रिस्टल को ऐड किया जाए एक तरह के सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं बच्चों, आंसर है इसका ऑप्शन ए, अ सॉल्यूट प्रिसिपिटेट आउट ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशन होते हैं। आपने सुना होगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं कि जिसमें सॉल्यूट पूरा ही डिजोल्व हो गया है। मान लीजिए आप किसी चीनी को मिला रहे हैं एक गिलास पानी में, तो अब ये चीनी जो है देखिए पूरी ही डिजोल्व हो गई है, तो
ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर बन गया। लेकिन अगर और ज़्यादा आप उसमें शुगर ऐड करते रहेंगे तो अब शुगर डिज़ोल्व होने की कोई भी जगह नहीं है पानी में, तो ये शुगर क्या होगी, ये एक तरह से क्रिस्टलाइज होने लगेगी, एक तरह से बाहर ही प्रिसिपिटेट होने लगेगी। तो इस तरह के एक सॉल्यूशन को मान लिया जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस केस में आप देख रहे हैं सोडियम एसीटेट के साथ ऐसा ही हुआ है, ये पूरा जितना मिलना था सॉल्यूशन में ये मिल गया है, सॉल्वेंट में मिल गया ऑलरेडी, बट अब ये जो सोडियम एसीटेट है अब ये डिसॉल्व नहीं हो रहा है सॉल्वेंट में, तो ये ऑलरेडी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है सोडियम एसीटेट का। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये जो थोड़े छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं पॉइंट्स, अब ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसी सेम जो हमारा सॉल्यूट था उसके। तो सोडियम एसीटेट के क्रिस्टल में थोड़ी देर बाद आप खुद ही कन्वर्ट हो गए हैं, क्योंकि अब बिल्कुल भी जगह नहीं बची है सॉल्वेंट में उसको डिसॉल्व करने की, उस सॉल्यूट को। तो यहाँ पर एक देखिए पूरा ही एग्जांपल आप देख रहे हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब अच्छे से सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर उसने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया है। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है या ये जो सॉल्यूशन था ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, इसको अगर हीट किया जाता है या कूल किया जाता है, तो अब क्या होगा, जो सॉल्यूट है वो क्रिस्टल आउट होने लगेंगे, सॉल्यूट जो है वो प्रेसिपिटेट होने लगेंगे। और इसी तरह का ये हमारा क्वेश्चन का भी आंसर था कि अगर सॉल्यूट क्रिस्टल को ऐड किया जाता है इस तरह के सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, तो ये जो सॉल्यूट पार्टिकल है ये सॉल्यूशन को छोड़ देंगे और क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो आई होप बच्चों इसका भी आंसर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, बहुत ही जल्दी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएंगे हम अपनी इसी सीरीज में। केमिस्ट्री के कुछ और क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे अपने आने वाले एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। सो बच्चों प्लीज़ एक छोटा सा फेवर करा करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए अगर आपको पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मजा आए, बहुत मेहनत करते हैं हम आप तक हर कंटेंट पहुँचाने में, तो प्लीज़ आप भी हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। कोई भी अगर सवाल है आपके मन में तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।